कुछ होता है मुझे, तो जो वीडियो पब्लिक में जाएगी, जिन जिन लोगों के मैंने नाम लिए, आपने उनसे एक एक को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना है। आपने सबने मुझे और इस मुल्क को इंसाफ दिलवाना है। जब कारकर्दगी जीरो होती है तो ये झूठे मूठे बच्चों वाले ड्रामे तो करने पड़ते हैं ना। अल्लाह करे कि तुम जिंदा रहो और नवाज शरीफ की कामयाबियां देखो। ये सिलेक्टेड कहता है कि ये बैरूनी साजिश है। ये बैरूनी साजिश नहीं, ये एक जमहूरी अमल था। ये इमरान ये चाहता था कि हमारा मुल्क के सारे अदारे टाइगर फोर्स बन के काम करे। 37% हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ इस 2 माह के अरसे के अंदर उड़ गए। फैसले करें, सिर्फ ये मुतालबा है कि पाकिस्तान के अवाम को फैसले करने दो। डॉलर का ताल्लुक मईशत से है। अगर आपकी मईशत कमजोर होगी तो डॉलर की कीमत में इजाफा होगा। जो 4 साल की इमरान खान की करप्शन है, जो उसकी कोताहियां हैं, सिर्फ कर्जे पे कर्जे लेते गए और मुल्क के मामलात को आगे चलाते गए। और आज हकीकत ये है कि हम इस नैज पर हैं कि ना हम इजाफी कर्जे ले सकते हैं। जो मुल्क की मईशत के मामलात हैं उनको हल करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब आज सवाबी में गए हैं और एक और जलसा आम से खिताब किया है और मुतालबा यही है कि मुल्क में फौरी तौर पर इंतखाबात करा जाए। गुज़िश्ता 2 तकारीर में वो अपनी जान को लाहक खतरात के हवाले से भी आगाह कर चुके हैं। वो कहते हैं जी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है जिसमें उन तमाम किरदारों का नाम मौजूद है जो मेरी कत्ल की साजिश में मुलविस हो सकते हैं और अगर मुझे कुछ हुआ तो मुझे इंसाफ दिलाना अवाम का काम है। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से, वजारत दाखिला की जानिब से इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से आज आदाद शुमार जारी किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि उनके घर पर कोई 94 के करीब सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं और ये वो एहलकार है जो कि FC और पुलिस के हैं। इसके अलावा KP के पुलिस की जानिब से और गिलगित बल्तिस्तान के जो एहलकार हैं वो भी लगभग कोई 45 एहलकार उनके घर पर तैनात हैं। साथ साथ जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी तैनात हैं। इमरान खान साहब की जब मूवमेंट होती है तो उनके साथ 4 पुलिस मोबाइलें और 1 रेंजर्स की मोबाइल भी हमरा होती है और लगभग इस मौके पर भी यानी उनकी मूवमेंट के मौके पर भी 28 जो एहलकार है ऑफिशियली वो उनके साथ होते हैं। तो इस तरीके के अदाद शुमार हैं जो आज वजारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए हैं। यह भी बताया गया है कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से जो थ्रेट असेसमेंट कमेटी है उसके 2 इजलास मुनक्किद हो चुके हैं। खान साहब के पास अगर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है तो वो शेयर करे, साथ साथ अगर वो अपनी सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से और अपनी जान को खतरात के जो लाहक जिसका वो जिक्र कर रहे हैं उस पर कोई कमीशन बनाना चाहते हैं तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि उसके लिए भी हम तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी जितने मुताल्लिका इदारे हैं उनको कहा है कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाए। तो ये मामला इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने कल तमाम जो अपने इत्तेहादी हैं उनका इजलास तलब किया है। आसिफ अली जरदारी साहब भी पहुंचे हैं। आज डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की भी मुलाकात हुई है और शहबाज शरीफ साहब मशावरत ये करेंगे कि जो सख्त माशी फैसले हैं वो किस नौयत के हैं जो लेना नागुज़ीर हो गया है और वो कैसे लिए जाएं ताकि बर्डन जो है वो तमाम इत्तेहादियों के ऊपर हो और साथ साथ माशी फैसलों के अलावा जो इंतखाबात के हवाले से इमरान खान साहब का दबाव है उसको किस तरीके से टैकल करना है। तो ये प्राइम एजेंडा होगा। आज खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो कुछ जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में उनसे गुफ्तगू की और उन्हें कहा है कि हम भी फौरी इंतखाबात चाहते हैं मगर उससे पहले उनका कहना है कि मर्दमशुमारी हो और नई हल्का बंदियां हो। साथ साथ वो कहते हैं कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें इजाफे का बोझ गरीब आदमी पर नहीं पड़ना चाहिए। तो इत्यादियों की अपनी अपनी लॉजिक है, अपने उनके सियासी इंटरेस्ट हैं, मामलात हैं, उसको भी इस हुकूमत ने देखना है। इमरान खान साहब के जो लबो लहजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस पर परवेज इलाही साहब ने
वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें वो कहते हैं कि जी हमने इमरान खान साहब को मशवरा दिया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से महाजराई ना करें बल्कि अपनी तोपों का रुख जो है वो अपने सियासी हरीफों की जानिब ही रखें। तो ये मामला, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। उस्मान बुज़दार साहब पर आज अताउल्लाह तारड़ साहब ने इंतहाई संगीन नौयत के इल्जाम आयद किए हैं और कहा है कि 10 अरब से जायद की करप्शन हुई है। उनके असासे जो चंद करोड़ थे वो बढ़कर अरबों रुपए हो गए हैं और इस करप्शन के हवाले से वो कहते हैं कि हम एंटी करप्शन से रब्ता कर रहे हैं। फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ वुज़रा की जानिब से जो घर और गाड़ियां वापस नहीं की गई, उस पर फवाद चौधरी साहब का भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया है। वो कहते हैं जी हम ये सरकारी चीज़ें, गाड़ियां और घर जो हैं वो चोरों को वापस जो है वो नहीं करना चाहते, तो वो इनके हवाले नहीं करेंगे। बहरहाल बहुत सारी गुफ्तगू है आज के प्रोग्राम में करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, साबिक सीनियर वजीर पंजाब के मोहतरम जनाब मियाँ महमूद रशीद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर अफनान साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी द न्यूज़ के एडिटर मोहतरम जनाब आमिर गौरी साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। महमूद रशीद साहब, ये अब शुरू तो इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से जो गुफ्तगू है, जो वो 2 तकारीर में फरमा चुके हैं, आज रिस्पॉन्स आया है वजारत दाखिला का। वो कहते हैं जी हम कमीशन बनाने के लिए भी तैयार हैं और अगर कोई स्पेसिफिक थ्रेट है तो वो भी आगाह करें। तो अब क्या है इसके ऊपर आगे लाया अमल के, क्या उनके साथ कोऑपरेट करेंगे या आप इन्हीं लोगों को जिम्मेदार समझते हैं, इन्हें नहीं बताएंगे? अगर नहीं बताएंगे तो मामला हल कैसे होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली अब पब्लिक जलसों के अंदर भी इस बात का इजहार किया है कि उनको किस तरह के लाइफ थ्रेट्स हैं और ये स्टेट की जिम्मेदारी है, रियासती अदारों की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर अगर उनकी ज़ात पर इस तरह के ख़तरात हैं तो फौरी तौर पर उसका नोटिस ले, और अगर हुकूमत ने ये बात कही है कि हम कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं तो वो कमीशन बनाए और उसके बाद इसको सहीगा राज में भी रखे और उनकी सिक्योरिटी के लिए जो फुल प्रूफ इक़दामात हो सकते हैं वो किए जाएं। मरियम नवाज के लिए तो यहाँ पर VVIP सिक्योरिटी उन्हें फराहम कर दी गई है, जिसमें जो है रेंजर्स, पुलिस, डोलफन और दर्जनों नहीं सैकड़ों पुलिस एहलकार जाती उम्रा के अंदर आज भी वहाँ मौजूद हैं। तो ये एक क्वेश्चन पैदा होता है हर पाकिस्तानी के ज़हन में कि इमरान खान जिस तरह बार बार इस बात की तरफ ये इशारा भी कर रहे हैं, तवज्जो भी दिला रहे हैं, तो हुकूमत को अब तक सख्त तरीन उनको सिक्योरिटी जो है वो फराहम कर देनी चाहिए थी। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अब भी अगर हुक्मरानों को एहसास है तो फौरी तौर पर उनकी सिक्योरिटी के लिए इंतजामात किए जाने चाहिए। मियां साहब, ये आप क्योंकि बहुत सीनियर वो रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के और बड़े चंद लोगों में जिनसे मशावरत भी होती रही है और होती रहती है, कोई स्पेसिफिक थ्रेट इमरान खान साहब ने डिस्कस किया है? जिस वीडियो का उन्होंने जिक्र किया वो जिन चंद लोगों से डिस्कस किया वो कौन लोग हैं और वो क्या है मामला? देखिए, पार्टी की टॉप लीडरशिप में से मेरा ख्याल है कोई 2-3 लोगों के साथ, शायद डॉक्टर अलवी के साथ या शाह महमूद साहब के साथ या असद उमर के साथ उन्होंने कोई बात डिस्कस की हो। चूँकि ये इंतहाई टॉप सीक्रेट बात है, जनरल हमारी कोर कमेटी के कोई 32-33 मेंबर्स हैं, हमारे तक कोई फर्स्ट हैंड इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन या इतला नहीं है, ना हमारे साथ शेयर की गई है। अलबत्ता वो जो कुछ कहते हैं हम समझते हैं कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और रियल सेंस में उनको शदीद खतरात हैं, उनको फिजिकली एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये लम्हा फिक्रिया हुकूमत के लिए, इसके ऊपर फौरी तौर पर इक़दाम किए जाने लेकिन ये मामला जो है खान साहब ने जलसे से पहले कोर कमेटी में या जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके सामने नहीं रखा? नहीं, उसमें ये बात तो की कि इस तरह के थ्रेट्स हैं, लेकिन कौन अदारा है, कौन मुल्क है, कौन सी शख्सियात हैं और वो किस तरह से वो ये इस तरह की कॉन्स्पिरेसी कर रही हैं, इसके ऊपर डिटेल से कोई बात नहीं हुई। ठीक, डॉक्टर अफनान साहब, मियाँ साहब ने कहा बात यह है कि अगर पाकिस्तान के बहरहाल वो टॉप लीडरशिप में से एक हैं, उनकी सिक्योरिटी आज अच्छी बात है, वजारत दाखिला ने कहा कि हम कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसको
सीरियस लेना चाहिए, डिग आउट करना चाहिए कौन कौन से लोग पीछे हैं, क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि सिर्फ खान साहब ही नहीं, वो तो उनके साथ आने जाने जो और बाकी लोग हैं, वो जब कोई खुदा न खास्ता वाक़या होता है तो बहुत सारे लोगों को फिर खतरात लाक हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि इमरान खान साहब जो है वो हवाई जो है वो फायर कर रहे हैं, मतलब कि वो एग्जैक्ट बता भी नहीं रहे कि किसकी तरफ से खतरा है। ज़्यादातर वो बात न्यूट्रल्स की करते हैं, इशारों किनारों में करते हैं, फिर वो कहते हैं, कभी किसी को कुछ कह देते हैं, कभी कहते हैं अगले दिन के वो कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मियां जाफर था, फिर अगले दिन कहते हैं नहीं शहबाज शरीफ था। मतलब मुझे इनकी बातों के अंदर सर पैर ढूंढना जो है वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मैं आपको सही बात बताऊं, एक दिन इनका बयानिया ये होता है कि जी इनकी हुकूमत अमेरिका ने कराई है, फिर ये कहते हैं वो जुलाई से मेरे खिलाफ हो रही थी, फिर दोबारा कह देते हैं न्यूट्रल मेरे खिलाफ हो गए, फिर कभी मतलब आप फिर हो गए, अब वो जब पिट गया है बयानिया तो अब कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है। भाई बात ये है कि आपने ये कहा कि ऐसी चीज है जो खाने में मिलाई जाए तो हार्ट अटैक होता है, तो ये तो हमें मालूम है कि खाना आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का आपने बंद किया था, और ये भी हमें मालूम है कि वो आपकी तहवील में थे, और उनके उसके बाद उनको हार्ट अटैक भी हुए 2 दफा, उनके प्लेटलेट 0 हो गए। तो सवाल तो ये बनता है कि आप ये बताएं कि आपने क्या किया था, जो आप ये दवाई का नाम ले रहे हैं, ये दवाई ये आपने अपने दुश्मनों को तो नहीं दी, क्योंकि इमरान खान साहब का जो तरीका वारदात है वो ये है कि जो ये काम खुद करते हैं ना, इसका इल्जाम दूसरों पे लगा देते हैं। तो इनको आज जो इतनी ज्यादा, और फिर जो अगर ये समझते हैं कि वाकई इनको इनकी जान को खतरा है, तो इनको चाहिए कि ये उन लोगों का नाम लें और बताएं कि कौन है वो लोग जो उनकी मतलब कि जो वाकई, क्योंकि देखें हम लोग तो सियासी लोग हैं। अच्छा, डॉक्टर अफनान साहब, वाकयात तो हुए ना हमारे यहाँ सियासत में, बीबी का वाकया हुआ, मतलब लियाकत अली खान से लेके तवातुर के साथ, और फिर एएनपी की लीडरशिप, और मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप निशाना बनी है। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ लीडरशिप को सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होते? नहीं, ये तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उनको प्राइम मिनिस्टर लेवल की सिक्योरिटी दी जब पहले दिन से दी गई है, जिस दिन इनकी हुकूमत गई है उससे अगले दिन से इनको दी गई है सिक्योरिटी, और जो है वो बनीगाला में भी इनको सिक्योरिटी दी गई है, और मतलब कि जो कुछ हम जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते थे हम ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि उनको किसी स्पेसिफिक बंदे से या कहीं से कोई थ्रेट है, तो उसका फिर उनको नाम लेना चाहिए, ताकि फिर एग्जैक्टली जो है उस मामले को जो है वो एड्रेस किया जाए। अब इस तरह हवाइयां जो है उससे तो जो है वो मसला एड्रेस नहीं होगा ना। आमिर गौरी साहब, मसला कैसे हल होगा? क्योंकि मामला एक पाकिस्तान का एक बड़े सियासतदान की जानिब से बहुत ही सीरियस नौयत की ये बात की जा रही है। तारिक, मसला डेफिनेटली सीरियस है, और मतलब उन्होंने अब एक से ज्यादा दफा ये कह दिया है कि उनकी जान को खतरा है, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है, उसमें नाम ले दिए हैं, और वो सेफ कस्टडी में है कहीं पे। लेकिन उसके बाद वो अवाम से कह रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुमने जो है ना वो इंसाफ दिलवाना है। ये बेचारी अवाम तो अपने लिए इंसाफ जो है वो नहीं ले सकती अदालतों से, थानों से, पूरे सिस्टम से, तो वो अवाम क्या करेगी बेचारी, सवाए इसके कि वो कहीं उनको अगर कोई ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं तो वो तोड़ फोड़ करें, आगे लगाएं और अपने गुस्से का इजहार करें। लेकिन खुदा न करे कि इस तरह का वाकया इमरान खान के साथ हो। वो एक पॉपुलर लीडर हैं, जिस तरह महमूद रशीद साहब ने कहा, लेकिन देखें जो सिस्टम है, उस सिस्टम में बाकायदा कानूनी आईनी तरीके से उनकी हुकूमत खत्म हुई है, और उनको जो चीज वो डिमांड कर रहे हैं या तो वो हुकूमत से मिल सकती है या हुकूमत की मदद से किसी और से मिल सकती है, किसी और मतलब जिस तरह वो इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं ना वहां से तो नहीं मिल सकती। तो अगर हुकूमत ये कह रही है कि कमीशन बनाएं, मेरा ख्याल है कमीशन नहीं, जो वो कहते हैं उनसे पूछ लें कि जनाब अपनी रिक्वायरमेंट की लिस्ट दे दें, कौन सी ऐसी जो है ना फूल फूड सिक्योरिटी होगी जिसपे आप ये समझेंगे कि हाँ मैं अब थोड़ा सा सेफ फील कर रहा हूँ। और सेकेंडली मेरा अपना ख्याल है कि पॉलिटिक्स ऑफ द टाइम जो है इट ऑल्सो डिमांड्स के इमरान खान साहब जो है जो अपनी पब्लिक एंगेजमेंट है उसको कम करें। ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि मुझे खतरा बढ़ा है और फिर आप जो है वो सारे मुल्क के अंदर अवाम को भी अपने साथ लेके फिरें और दिल से करें। अभी इलेक्शन का रिजल्ट जो है तारीख अनाउंस नहीं हुई, तो जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं उनको और अपनी जात को जो खतरात हैं उनको बैलेंस करना जो है वो इमरान खान की जिम्मेदारी है। वो तो ये कहेंगे ना, देखें मेरा काम है, मैं अवामी लीडर हूँ, अवाम से मिलूंगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हुकूमत का काम है, हुकूमत सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। वो अपनी डिटेल दे दें कि कौन सी गाड़ियां चाहिए, कितने बंदे चाहिए, ठीक है ना, और जिसके बाद वो कहें कि हाँ ठीक है। जुडिशल कमीशन वगैरह ये मैं बता रहा हूँ इस मुल्क के अंदर तारिक भाई कोई चीज जो है उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई उससे सेटिस्फाई नहीं होता, तो आप उनसे पूछ लें कि जनाब कौन सी ऐसी एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर
as a popular leader, as leader of the largest party. تو آپ جو کہتے ہیں وہ بتا دیں. اگر اس کے بعد حکومت نہ دے تو پھر ان کو اعتراض کرنا چاہیے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ چیزیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جن سے خطرہ ہے یہ بھی ارباب اختیار کے ساتھ شیئر کریں. اس طرح کہنا کہ مجھے پتہ ہے کون ہے, یہ ٹھیک ہے, مثالیں لے لیتے ہیں نا, پھر وہ یہ کہیں گے کہ جی وہ دیکھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی کی تھی اور اس کی ایک کاپی امریکہ میں دے دی. اس طرح نہیں ہے, وقت بدل گئے ہیں. ہمیں اپنے جو سیڈ انسیڈنٹس ہماری ہسٹری کو ان سے سیکھنا چاہیے اور اپنے جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کی خود کوشش کرنی چاہیے. میاں صاحب یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. 2013 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے ANP نے کہا جی کہ ہمیں الیکشن کمپین سے دور رکھنے کے لیے یہ تھریٹ الرٹ اور اس طرح کی چیزیں آئیں. پولیٹیکل پارٹیز یہ کہتی رہی ہیں. یہ کہیں سمجھتے ہیں آپ یہ کہ عمران خان کی جس پبلک انگیجمنٹ کی بات عامر غوری صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ پبلک انگیجمنٹ سے عمران خان صاحب کو کوئی روکنا چاہ رہا ہو تو اس قسم کی چیزیں ہوں, یا ان کو ویسی ان کی ازمپشن ہو گئی یہ چیزیں ہیں؟ دیکھیے ہم پارٹی کے اندر بھی اس بات پر غور و فکر بھی کر رہے ہیں اور ریکویسٹ بھی انہیں کر رہے ہیں. ہمارے جو میس پبلک موومنٹ کے 2-3 جلسے بڑے جو آلریڈی شیڈیولڈ ہیں وہ تو اب ہونے جا رہے ہیں, جو گوجرانوالہ میں اور ملتان میں ہے. جی. اس کے بعد یہ جلسوں کا سلسلہ شاید ہم سٹاپ کر رہے ہیں, اور یہ جو غلامی نامنظور مارچ ہے اس کی کال کسی وقت وہ دیں گے, اور غالب امکان یہ ہے کہ وہ مارچ میں خود شریک نہیں ہوں گے بلکہ مارچ کو ویلکم کہیں گے اسلام آباد سے. تو ہم اپنے طور پر تو جو احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اختیار کیا جائے. ابھی یہاں عدنان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ, اور مجھے افسوس ہوا ان کی اس طرح کے سوچ سے, کہ جی وہ پہلے کچھ اور کہہ رہے تھے, جی میری حکومت یہ اس فلاں نے گرا دی, اور اب یہ وہ پٹ گیا بیانیہ, تو اب یہ آ گیا میری جان کو خطرہ ہے. انہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. اس کا بیانیہ جو ہے پٹ نہیں چکا, اس کا بیانیہ پوری قوم کے ہاں بک چکا ہے, بائے ہو گیا, اور قوم کے سر چڑھ کر بول رہا ہے اس کا بیانیہ, اور یہ ان کو نظر نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے. یعنی اس کی ایک کال پہ لاکھوں لوگ چھوٹے سے چھوٹے ضلعوں کے اندر بھی اکٹھے ہو رہے ہیں. آج خود جوش و جذبے کے ساتھ اتنے شدید موسم میں ہزاروں خواتین و حضرات ہر طبقے کے افراد وہاں پہنچ رہے ہیں, اور آئندہ اگر آزادی مارچ بھی ہوگا تو اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوگی. میاں صاحب یہ جو مارچ جی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ اب یہ 20 سے 29 تاریخ کے درمیان ہی ہوگا مارچ, یعنی اسی ماہ کے اندر ہی مارچ ہوگا؟ جی بالکل, یہ مئی کے اندر ہوگا, مئی کے اینڈ تک ہوگا. اس کی کال وہ 20-21 تاریخ کو جو ہے وہ دیں گے. ممکن ہے ملتان کے جلسہ عام میں اس کی کال دے دیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ جو حکمران بنی گئے ہیں کسی کے سہارے سے, اور یہ اپنے غیر ملکی آقاؤں کے اشاروں پر جس طرح سے ان کی حکومت بنی ہے, اب وہ بن تو گئی, اب وہ چل نہیں پا رہی. یہ بکاریوں کی طرح ساری جگہ گئے ہیں کشکول اٹھا کے, کہیں سے خیر نہیں پڑی, اور اب یہ پریشان ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جلد از جلد اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کریں اور نئے انتخابات کا اعلان کر دیں. ڈالر آج کہاں پہنچ گیا ہے, یہ تو آپ کا فائدہ ہے اگر یہ الیکشن اناؤنس کر دیتے ہیں. لوڈ شیڈنگ کا کیا حال ہے, یہ تو آپ بھی یہی چاہ رہے ہیں اگر یہ بھی الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں تو جی. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. یہ IMF کی شرائط پوری کریں ذرا, اور بڑھائیں یہ ساری چیزوں کی قیمتیں. ان کی درگت قوم کس طرح سے بناتی ہے, جو لوڈ شیڈنگ کا حال ہے, جو مہنگائی کا حال ہے, اس وقت پورے ملک کے اندر حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, کیوس ہے. پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ سارے جس طرح سے قرض کر رہے ہیں اس امپورٹڈ حکومت کو, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پنجاب کے اندر ابھی تک یہ کیبنٹ نہیں بنا سکے. پنجاب کے اندر ہمارے 26 لوٹوں کے سہارے انہوں نے ہمارے مینڈیٹ کو چوری کر کے یہاں پر عدم اعتماد کرائے, جو 19 کو ڈی سیٹ ہونے جا رہے ہیں. اس کے بعد پنجاب میں ان کا دڑن تختہ ہو جائے گا اور کانفیڈنس کا ووٹ ان سے نہیں لیا جائے گا, اور یہ اپنی حکومت چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے. چلو میاں صاحب, میں نے بریک لینی ہے, ان باتوں کا جواب میں عفنان صاحب سے جو ہے بریک کے بعد لوں گا, لیکن شارٹلی مجھے ایک اور بات بتا دیں کہ اسلام آباد آئیں گے اور پھر یہاں بیٹھ جائیں گے اس وقت تک جب حکومت جب تک جو ہے وہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ نہیں کرتی, یہاں دھرنا ہوگا؟ نہیں, اس بارے میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے کہ وہاں دھرنا ہونا ہے.
या सिर्फ मार्च होना है और कितने दिन का होना है, ये सारी चीजें अभी तय होना बाकी हैं। ये मुमकिन है कि आप आएं और मार्च करने के बाद वापस चले जाएं और फिर कोई एक और डेडलाइन दें? नहीं, हमारा ये ख्याल है जी, मार्च में जिस तरह से मिलियंस ऑफ पीपल वो शरीक होने के लिए तैयार हैं, ये जो टोडी हुकूमत है ये उसका जो है प्रेशर नहीं ले सकेगी, और जो सारा कुछ करने कराने वाले लोग हैं वो भी समझते हैं कि इससे जो मुल्क के अंदर आइंदा एक तो मुआशी तौर पे जो सूरत हाल पैदा हो गई है, मुल्क बड़ी तेजी के साथ डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। अगर कोई मुस्तकिल पायदार हल है तो वो नए इंतखाबात की कॉल है। हम ये समझते हैं कि शायद हमारे मार्च से पहले उसका ऐलान हो जाए। चले, मैं डॉक्टर अफनान साहब एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जो मियां साहब ने नुकात उठाए इस पे आपका जवाब लूंगा एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मियां महमूद रशीद साहब, डॉक्टर अफनान साहब, आमिर गौरी साहब मेरे मेहमान हैं। अफनान साहब, ये मियां महमूद रशीद साहब ने कहा जी ये पिट नहीं गया हमारा नैरेटिव तो बिक गया है, और अब हम जितना प्रेशर बिल्ड करेंगे आपके पास जाने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा, क्योंकि गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है मुल्क के अंदर। देखें, गवर्नेंस नाम की चीज इसलिए नहीं है मुल्क में क्योंकि हमने 35 रुपए किलो आटा जो है उसको 70-80 रुपए किलो कर दिया है। हमने 50 रुपए किलो चीनी जो है वो 140 रुपए की कर दी है। हमें 87 रुपए का जो पेट्रोल मिला था हमने उसको 150 रुपए का कर दिया है। हमने जो है वो कोई ना मोटरवेज बनाए हैं ना कोई डैम बनाए हैं, सिर्फ टीवी पे लोगों को बुरा भला कहा है इसलिए हमें लोग सपोर्ट करेंगे। मतलब सपोर्ट करने की कोई बुनियाद होनी चाहिए ना, हवाई सपोर्ट होगी। और पीटीआई का नैरेटिव हमेशा से ये है कि इमरान खान मशहूर है। भाई अगर हमेशा से ही वो मशहूर है तो अब और कैसे मशहूर हो गया है, या तो फिर पहले वो मशहूर नहीं था। और मुझे ये बात बताएं कि जो लोग 16 में से 13 बाई इलेक्शन हार गए, जो लोकल बॉडीज का पंजाब में कैंटोनमेंट का इलेक्शन हार गए, सिंध में हार गए, केपीके के अंदर 135 में से 42 सीटें जीते हैं ये जो इनका गढ़ है, पिशावर वैली में हार गए, मर्दान में हार गए, डीआई खान में हार गए, कोहाट में हार गए, बन्नू में हार गए, वो हमें कह रहे हैं कि वो मशहूर हो गए। मतलब कि कोई मतलब आप कोई बात करें उसका कोई सर पैर होना चाहिए ना। इतने बड़े बड़े इज्तिमात कर रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं खान साहब के ऊपर, और वो तो ये पहले भी यही कहते थे। देखे ना, या तो ये पहले कहते होते कि इमरान खान मशहूर नहीं है, अब मशहूर हो गया। पहले भी यही कहते थे कि बहुत मशहूर है, तो भैया वो पहले भी मशहूर था तो वो फिर अब कौन सा मशहूर हो गया। और लाखों लोग नहीं निकल रहे ना। आप इनके जलसों की तादाद, एक हमारा गुजरात का जलसा जो था ना वो इनके कई जलसों के बराबर था, एक जो कल हमने कोटला में किया। इनके जलसों का हाल ये है कि पिशावर में 12 से 15,000 लोग आए। लाहौर का जलसा इनके अपने जलसे का जो पिछला जलसा इन्होंने किया था 2018 में बड़ा, उससे छोटा जलसा था जो लाहौर वाला जलसा था। और जलसों से जलसा करना एक बात होती है, उसको ट्रांसलेट करना इलेक्टोरल विक्ट्री के अंदर एक और बात होती है। इनको 2018 में बिल्कुल सपोर्ट थी बहुत ज्यादा, लाखों लोग पोलिंग स्टेशनों में घुस गए, इनको बाकायदा इलेक्शन जितवाया गया, आरटीएस बिठाया गया। वरना तो ये तो 2018 के भी इलेक्शन नहीं जीते थे। तो जब लोकल बॉडीज भी आप हार जाते हैं, आप वैसे भी आपकी आवाम में सपोर्ट नहीं है, तो आवाम जो है वो एक हवाई चूरन के लिए तो आपको सपोर्ट नहीं करेगी ना। अमेरिका अगर इतना बुरा था तो ट्रंप के पास क्या लेने के लिए गए थे? अमेरिका इतना बुरा था तो आईएमएफ से डील क्यों लेने के लिए गए थे? और भिखारी इमरान खान से बड़ा कोई हो सकता है जिसने सारी जिंदगी भीख मांगा हो? मतलब आप मुझे बताएं ना, उसका काम ही यही है। इसके आपको कुछ मिल नहीं रहा, सारी दुनिया आप घूम लिए, ना सऊदी अरब ने कुछ दिया, ना आईएमएफ ने आपको कुछ दिया, आपसे मुल्क चल भी नहीं रहा है। देखिए, हमें अभी 36 दिन हुए, 36 दिन हुए हुकूमत में आए हुए। 2013 में जब हमारी हुकूमत आई थी तब लोड शेडिंग का मसला था, अमन अमान का मसला था, रोजाना बम धमाके होते थे, कराची में लाशें गिरती थी। हमने जब आए थे तो हमने वादा किया था कि हम ये मसले हल करेंगे। 2018 में हम ये मसले हल करके गए थे। तो ये एक दिन में या 35 दिन में या 40 या 60 दिन में ये मसला जो इतना ज्यादा गंभीर हो चुका है, जो पिछले 3.25 साल की करप्शन है, खास तौर पे बिलखुसूस करप्शन, उसको रोकते रोकते टाइम लगेगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये कहा है कि हम 170वें नंबर पे पाकिस्तान को छोड़ के गए थे, इन्होंने इसको 140वें नंबर पे ले गए, यानी कि 23 मुल्कों से ज्यादा करप्शन हमारे मुल्क में होनी शुरू हो गई जब से इमरान खान साहब को इक़्तिदार मिला है। तो ये बात जो बड़ा आसान है कि हम बड़े मशहूर हो गए। मशहूरी जो है वो उसका क्या क्राइटेरिया होगा कि आप खुद अपने आप को मशहूर कह रहे हैं? इस तरह तो नहीं हो सकता ना। आमिर गौरी साहब जो बात कर रहे हैं अफनान के, जी हमें 35 या 36 दिन हुए हैं,
اس حکومت کے پاس اتنا زیادہ وقت ہے کہ وہ اپنا بیس بنائے, چیزیں کرے, ایکسپیکٹیشن بھی بہت زیادہ ہے, پولیٹیکل پریشر بھی بہت زیادہ ہے, فائنینشیل سچویشن بھی ٹھیک نہیں ہے, وقت کم ہے, چیلنجز بہت زیادہ ہیں, اور لوگ تو ریزلٹ چاہتے ہیں. دیکھیں ایک چھوٹا سا کامنٹ پہلے, محمود رشید صاحب نے کہا کہ انہوں نے چیلنج کیا کہ یہ شرطیں جو ہے نا IMF کی ان کو نافذ کر کے دکھائیں. تو میں صرف میاں صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ شرطیں جو ہیں یہ تو بہرحال عمران خان ہی لکھ کے گئے تھے, آپ ہی کی حکومت تھی جو طے کر کے گئی تھی, اور آپ اس سے نکلنے میں وہ IMF جو ہے وہ تیار نہیں ہے کہ آپ کو نکلنے دے. اس وجہ سے نہیں کہ مہنگائی ڈیفینیٹلی ہو رہی ہے, لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے, لوگ جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی حکومت کو کرٹیسائز کریں گے, لیکن سوال یہ ہے کہ دیکھیں نا پاکستان کو قرضہ اس لیے نہیں دیتا کہ قرضہ دینے والے پوچھتے ہیں بھائی اب یہ قرضہ واپس کیسے کریں گے, ٹھیک ہے. اب جب قرضہ واپس کریں گے تو پھر ان کی وہ شرائط ہیں, اور شرائط جو ہیں وہ چونکہ یہ اتنی زیادہ سخت طے کر کے گئے تھے کہ یہ والی حکومت جو ہے اس کی بالکل نیچرلی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ وہ اگر شرائط کرتے ہیں تو جو غصہ ابھی ہے یہ مطلب اٹ کین بوائل اوور. جہاں تک جلسہ لانے کی بات کر رہے ہیں نا یہاں پہ مطلب جلوس کے تاریخی ہوگا, تو وہ مئی کا مہینہ تو ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں کہ اٹ مے اور اٹ مے ناٹ, ٹھیک ہے, وہ تاریخی ہوگا یا نہیں ہوگا, کتنے بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے. سوال یہ ہے کہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس حکومت کے پاس کتنا ٹائم ہے. دیکھیں آن پیپر تو اس حکومت کے پاس اگلے اگست تک کا ٹائم ہے. یہ سوال جو ہے وہ اس حکومت کے کرنے کا ہے کہ یہ اس وقت تک بیٹھنا چاہے گی یا نہیں بیٹھنا چاہے گی. اٹس اے ویری ویک گورنمنٹ, اٹ از اے ویری ویک یونٹی گورنمنٹ. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب دوسرے کے ساتھ جو دیکھیں نا اگر الزام تو آئے گا PMLN کے اوپر, فائدہ شاید پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہو, فائدہ شاید چھوٹی پارٹیوں کو ہو رہا ہو کہ وہ مطلب وزیر بن گئے ہیں. تبھی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے بوجھ نہیں اٹھائیں گے, یہ بوجھ جو ہے وہ سب میں برابر تقسیم ہوگا. میرا یہ اپنا خیال ہے کہ دو جو شخص ہیں اس وقت لیڈنگ, ان دونوں کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اپنا وقت پورا کرے, یعنی اگست تک جائے. وہ ہیں ایک تو وزیر اعظم شہباز شریف, ہی وڈ لائک ٹو ڈیلیور بیکاز ہی از نون ایز اے مین ہو ڈیلیورز. ادھر بھاگ ادھر بھاگ, یہ کر وہ کر, دکھانے کے لیے کارکردگی ہے. زرداری صاحب کو ٹائم چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کی جو آرگنائزیشن ہے اس کو سارے صوبوں تک پھیلائیں. انہوں نے آلریڈی جو ہے دوستیاں بنا لی ہیں چھوٹے صوبوں کے اندر, بلوچستان کے اندر, پنجاب کے اندر ان کی انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے نون کے ساتھ, آگے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے الیکشن میں. تو ان دونوں حضرات کو تو ٹائم چاہیے. اب سوال صرف یہ ہے کہ جتنا پریشر بڑھا رہے ہیں نا عمران خان, وہ ان کو ڈرانے کے لیے نہیں بڑھا رہے. وہ بار بار جب کہتے ہیں نا کہ میں مطلب وہ دیکھتے رہے راولپنڈی کی طرف ہے کہ بھائی آپ نے کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اور آپ نیوٹرل کیوں ہو گئے. میں نیوٹرل فوج کو کہہ رہا تھا, میں وہ ان کی جو وزیر ہیں شیریں مزاری وہ کر رہی ہیں, فواد چودھری کہہ رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جب اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں تو یقین کریں, میں تو وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو میاں صاحب نے بھی کہا تھا ایک دوسرے کو ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ شرم آنی چاہیے, لیکن ہم کس طرح سے یعنی ایک ماتحت ادارے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا یو شوڈ اپ دا گیم, آپ آ کے یہ ساری چیزیں کریں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی اب بس کر دیں یار, 70 سال کے بعد 75 سال کے بعد ہم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مگر وہ فیصلے پہ کتنے عرصے تک قائم رہیں گے اور کب تک کھڑے رہیں گے, یہ بھی بہت بڑا سوال ہے نا عامر صاحب. اگر وہ فیصلہ وقتی طور پر کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچانے کے لیے ہے تو بھی تو پھر معاملہ وہی ہے نا. دیکھیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں آپ کو صرف ایک آخری فکرہ یہ کہہ رہا ہوں اس وقت کہ دیکھیں آئی ایم ہیپی دیٹ the politicians are being tested to their limit کہ وہ یہ سیاست کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ چونکہ پاکستان از اے ڈیفیکلٹ کنٹری, یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اگلے 2-3 مہینے بتا دیں گے. میاں صاحب یہ جو عامر غوری صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ ادارہ نیوٹرل ہو گیا تو اس کو رہنے دیں, چلے اگر ماضی میں جو کچھ ہوا. اور دوسرا آج پرویز الہی صاحب نے بھی کہا کہ ہم عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو توپوں کا رخ ہے وہ سیاسی حریفوں کی جانب رکھیں, اسٹیبلشمنٹ کی جانب نہ رکھیں. تو یہ ڈسکشن ہو رہی ہے پارٹی کے اندر. اللہ کرے جی وہ ادارہ نیوٹرل ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ وہ ادارہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلے. اگر ادارے کے ساتھ ہم نے چلنے کی منتیں کرنی ہوتی تو آج ہم باہر نہ ہوتے. ہم نے بھی اس کو ویلکم کیا تھا, یہ ادارہ ٹھیک ہے نیوٹرل ہو, لیکن جو کچھ ہوا میں اس میں نہیں جانا چاہتا. پوری قوم دیکھ رہی ہے, ہسٹری میں لکھا جائے گا کیسے ہوا. وہ جو امریکی سفائر ہے اس کے اوپر کیا تھا, تیسرے دن وہاں پہ ذکر ہونے کے بعد موو ہو گئی ووٹ آف نو کانفیڈنس, اور اس کے بعد یہ سارے اتحادی ایک ایک کر کے کس طرح سے یہ کھڈے لین لگے اور گئے. تو یہ ساری چیزیں تو اب ایک کھلا ہوا راز ہیں, سیکرٹ راز نہیں ہے. اور میں یہ آپ کو بتاؤں جو عوام کا پریشر ہوتا ہے, شاید اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہ آخری باری ہے
ये जो हड्डे इस्तेमाल हो रहे हैं, आइंदा से ये भी खत्म हो जाएगा सारा चक्कर। ये आइंदा से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब पाकिस्तान की जो नई नस्ल है और ब्लंट है, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, हर अदारे को अपने आईनी हद के अंदर रहकर अपना रोल अदा करना होगा। और यही हम कह रहे हैं कि अपने अपने आईनी रोल को सारे लोग पहचाने। अगर हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और मांग रहे हैं नए इलेक्शन, तो उसके लिए रीजन है हमारे पास। हम पुरअमन एहतजाज का हक है हमारे पास। हमारी हुकूमत को किस तरह एक गैर अखलाकी तौर पे, गैर आईनी तौर पे लोगों को लोटा करके ये गिराया गया है, तो इस पर हमें एहतजाज करना हमारा हक है। और हमारे इस के साथ पूरी कौम हमारे साथ खड़ी है। ये सब जो ये आमिर गौरी साहब कहते हैं कि अब सियासतदानों का बहुत बड़ा टेस्ट केस है कि जी आप क्या सिस्टम चला सकते हैं, उनको ना आवाज दें, खुद करें, अच्छा बुरा चीजें कमजोर होंगी। हम खुद ही कर रहे हैं, अच्छा बुरा खुद कर रहे हैं। वो जो पुकार रहे हैं उनको कि हमें बचाओ, हम ये अब सख्त फैसले करने वाले हैं, हमारे साथ आओ। बल्कि वो तो यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी इजलास बुला के उसमें तेल की कीमतों को बढ़ाएं, ये सजेशन दी जा रही है। यानी ये भी कभी ऐसा भी हुआ था, इन्हें इतना शौक था हुकूमत में आने का और अंकल साम अमेरिका इनके पीछे खड़ा था, तो अब ये दिलेरी दिखाएं, अब ये करें फैसले और करें। इमरान खान तो नायब था, इमरान खान ने तो महंगाई कर दी थी। इमरान खान इस मुल्क की मईशत को पटरी पे चढ़ा कर गया है। और आज जब ये आए हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, मुझे हंसी आती है, रोना भी आता है कि ये फिगर्स को देखें कि ये मुल्क जहां हमारा FDR 3,500 अरब रुपया इकट्ठा करता था, 3 साल के अंदर वो 5,500 अरब रुपया इकट्ठा कर रहा है। और अगर हमारी हुकूमत रहती तो ये डबल हो जाता, 7,000 अरब तक पहुंचता। और फॉरेन रिमिटेंसेज रिकॉर्ड हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं $30 बिलियन तक पहुंच गए। हर चीज टेक ऑफ कर रही थी कि इन्होंने पकड़ के ये देखा कि अगर इमरान खान 1 साल और रह गया तो हमारे जो जराइम है, हमारे जो मुकदमात हैं, वो मंतकी अंजाम को पहुंचने वाले हैं। इन्हें बड़ी जल्दी थी। तो ये एक महीने के अंदर मतलब इतनी सारी चीजें 35-36 दिन में, अफनान साहब जो कहते हैं ये सब कुछ एक महीने में तबाह हो गया। मियां साहब अगर इतनी बिल्कुल तबाह हो गया, और 1 महीना और जाने दें, इन्हें रास्ता नहीं मिलना कि जाएं किधर, और ना भी इन्हें रास्ता सुझाई दे रहा है। और ये मजबूर होंगे, मैं आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि ये अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर इनके जूतों में दाल बचनी है। कोई किस तरफ होगा, कोई किस तरफ होगा, और बिल आखिर इन्हें नए इंतखाबात के अंदर जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि ये बजाय ये कि कौम को आजमाएं, इसको नए इंतखाबात की तरफ इन्हें जाना चाहिए, फ्रेश मैंडेट आए, और जो न्यूट्रल की बात हो रही है अब न्यूट्रल ही रहें, और फिर देखें इनके साथ क्या बनती है, लोग इनके साथ क्या सलूक करते हैं। जो गद्दारी का और गैर मुल्की मदाखलत का जो नैरेटिव है इमरान खान का बयानिया है, वो कौम खरीद बैठी है। अब इन्हें आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। ये इलेक्शन का नाम नहीं लेते थे, अब ये मरे पड़े हैं, मजबूर हैं, और मजबूरन इन्हें इंतखाबात के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। लास्ट सेगमेंट में ये जो करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं, उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से भी आज बात हुई है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर गौरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब और सेनेटर डॉक्टर अफनान साहब मेरे मेहमान हैं। अफनान साहब, ये 35-36 दिन के अंदर आपने इतनी तबाही फेर दी, गवर्नेंस ठीक नहीं थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, या ट्रस्ट नहीं है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का, इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया है। वो कहते हैं अभी जरा गुजर जाने दें, 1 आध महीना, पता चल जाएगा क्या सूरत हाल है। देखिए, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, और इसमें अगर इसका दलील से जवाब मतलब कि सोचा जाए तो वो समझ तो नहीं आती कि अगर इतनी अच्छी इकोनॉमी थी, हम दुनिया की वर्ल्ड पावर बनने के लिए जा रहे थे इकोनॉमिकली, और हर चीज जबरदस्त हो रही थी, तो फिर ये इतनी जल्दी मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म होने के करीब कैसे पहुंच गए। 10.5 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व छोड़े थे इन्होंने, ठीक, तो वो जो है वो उधर ही है अभी भी। तो वो इतनी अच्छी अगर इकोनॉमी के हालात थे तो वो क्यों हो गए। और जो इन्होंने टैक्स की बात की, हम 3,970 अरब रुपए पे छोड़ के गए थे, इन्होंने 4 साल में 5,600 अरब पे लेके आए, ठीक है, और रुपये को डिवैल्यू कर दिया 115 से 190 पे। तो जो आपने बढ़ाया है वो आपका डॉलर टर्म्स में तो कम हो गया, एक्चुअली आपका रियल GDP भी कम हो गया।
आपका रियल जीडीपी हम 312 पे छोड़ के कहते 312 अरब डॉलर पे, वो 260-70 अरब डॉलर के ऊपर ये ला चुके हैं 4 साल रिवर्स गियर लगेगा। अफनान साहब जब आप आए थे कह रहे थे जी अभी ये डॉलर नीचे आ जाएगा, वो तो और ही जा रहा है 194 195 पे आज पहुंच गया, बाकी चीजें स्टॉक भी गिर रही है। कहते हैं ये वापस घूमेगा डॉलर। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने पहले भी डॉलर को देखें, हमारे 5 साल की परफॉर्मेंस देखें, हमने डॉलर को 12-13 रुपए डिवैल्यू होने दिया था 5 साल के अंदर। तो हम जो है वो डॉलर को संभाल लेंगे। हालात बहुत ज्यादा खराब थे, अगर कहते हैं आप जो है ना वो सब्सिडी देते रहे और वो रिजर्व का बेड़ा गर्क करते रहे, उसको डॉलर को मसनूई सहारा दिया जिसकी वजह से इकोनॉमी और खराब हुई। नहीं तो वो ये लोग कर लेते ना। देखिए हमने अगर फर्ज करें ये कहते हैं 2 अरब डॉलर हम लोग खर्च करते थे रुपए को स्टेबल करने के लिए, तो 40 महीनों में 80 अरब डॉलर बचते हैं। 41 महीने इनकी हुकूमत रही है तकरीबन, तो 41 महीने में तो 82 अरब डॉलर इनके पास होने चाहिए थे ना तैयार। उससे तो हमारे कर्जे सारे उतर जाते। मतलब फिर इन्होंने कहा जी करप्शन, आपको याद है करप्शन ये लोग कितना करते थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा ये हुकूमत ज्यादा करप्ट है, और बहुत ज्यादा करप्ट है, खाली करप्ट ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा करप्ट है बाकी हुकूमतों से। कहते हैं आप इशारा कर रहे हैं न्यूट्रल को बचाने, उनको कह रहे हैं हमें बचाओ, हमारा जो है ना वो बोझ उठाओ, वो न्यूट्रल रहेंगे, आपका भट्टा बैठ जाएगा। मियां साहब का आर्गुमेंट ये है। नहीं हम तो नहीं कह रहे, हमने कब कहा है कि न्यूट्रल आए और हमें आके जो है वो बचाएं। ये तो इमरान खान साहब का बयानिया है। हमारा बयानिया है वोट को इज्जत दो, इनका बयानिया है इमरान को इज्जत दो। ये हमारा फर्क है। हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर एक जमहूरी और आईनी मामला हो। ये कहते हैं कि इमरान खान को वजीर आजम बनाओ, जैसे मर्जी करके इमरान खान को इज्जत दो। जी मियां साहब कुछ कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं इनका बयानिया ये है कि ये जलसों में गालियां देते थे, ओए बाजवा और जनरल फैज, और फिर उनके चरणों में बैठ के इन्होंने ये हुकूमत ले ली है। कौम अंधी है क्या? कौम नहीं देख रही? इनका बयानिया इन्होंने अपने हाथों से दफन कर दिया है। वोट को इज्जत दो, अपने हाथों से दफन कर दिया है वो बयानिया, और इस पे परेशान है नवाज शरीफ भी और बाकी सारे लोग भी कि हमारे साथ हुआ क्या है। और जो इनके साथ हाथ किया जरदारी साहब ने, ये भी सारी उम्र याद रखेंगे। जरदारी साहब ने वो पेट फाड़ दूंगा, इलेक्शन में बताएंगे किसके साथ जो नारे थे उसका बदला जरदारी साहब ले रहे हैं। इन्हें समझ लेट से आएगी। आमिर गौरी साहब, कौन किसके साथ हाथ दिखा रहा है, किसके साथ हाथ हो रहा है, ये तो कौम समझ रही है, उसी के साथ हाथ हो रहा है। देखिए मुझे याद आती है पिछले हुकूमत के अंदर सिर्फ 2 मेरे लिए बहुत सिग्निफिकेंट जो है डेवलपमेंट्स। एक तो इमरान खान साहब ने कहा था कि ये मुल्क जो है ये अब रेमिटेंसेस पे चल रहा है। ये हेडलाइन बनी थी, ठीक है ना। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की पूरी एक्सपोर्ट्स जो है वो पाकिस्तान के जो मजदूर बाहर से बैठ के पैसा भेज रहे हैं उससे कम है। ये मेरा ख्याल है एक शर्मनाक सिचुएशन है। और दूसरी चीज ये थी कि फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े हुए कहा था, आई कैन कंफर्म कि पाकिस्तान जो है वो नेट इंपोर्टर बन गया है फूड ग्रेन्स का। यानी 70% का जो एग्रीकल्चर मुल्क है, देखें वो अपने लिए अपने लोगों को ना गंदम पैदा करके दे सक रहा है, ना कपास दे सक रहा है, और कल को चावल भी नहीं होंगे जब पानी नहीं होगा, और चीनी भी नहीं होगी। ये बड़ी शर्मनाक बातें हैं। ये कौन लीडर, कितना बड़ा लीडर है, उसकी कितनी फॉलोइंग है, किसकी नहीं है। देखें जो पिछले दिनों में दरिया सिंध की तस्वीरें छपी हैं वो इस तरह लगता है जिस तरह कहीं गोबी डेजर्ट, ठीक है ना। यानी वो दरिया है जिस वक्त उस वक्त सारे दरिया उसमें मिल चुके होते हैं और वो समुद्र के पास पहुंच चुका था। अगर वहां पर वो सहरा लग रहा है। आज भी इरिगेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सिंध वाले ने, बड़ी मतलब वो वाली सूरत हाल भी हमारी ठीक नहीं। तारिक भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस से दरियाओं में पानी नहीं आएगा, हमें जो अल्टरनेटिव मीन्स अब ढूंढने पड़ेंगे, एनर्जी के अल्टरनेटिव मीन्स ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो इस पे कोई काम नहीं हो रहा। हमारे यहाँ तो लीडर जो है वो अब तक इतने 70 साल लीडर जो है वो अभी नन्हे बच्चे बने हुए हैं। वो अपने लिए मतलब वो मुझे समझ नहीं आती है बड़े होकर क्या बनेंगे। तो वो अवाम के जो मसाइल हैं वो तो देखें जिसके पास हल करने का तरीका होगा वही आगे लेके चलेगा। और उसमें सैडली मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इस तरह लगता है कि इमरान खान साहब के पास पिछली दफा जो थे वो इलेक्टेबल्स की तादाद थी काफी। ये जैसे इलेक्शन का सिनेरियो क्रिएट होगा, लगेगा इलेक्शन हो रहे, केयर टेकर बनेंगे, बहुत सारे इलेक्टेबल इमरान खान साहब की पार्टी छोड़ेंगे आपके ख्याल में? अब हो सकता है आ भी जाए पार्टी के अंदर, ये डिपेंड करेगा कि क्या आते या नहीं आते। लेकिन सवाल ये कि पार्टी की अपनी पॉलिसी अवाम के लिए क्या है। इलेक्टेबल्स और सिलेक्टेबल्स तो जो है वो बड़े अच्छे मतलब V8 गाड़ियों में, V12 गाड़ियों में फिर रहे हैं, उनके मतलब करोड़ों रुपए के घर हैं, करोड़ों रुपए के बिजनेसेस हैं। अवाम के मुंह में, अवाम के पेट में कोई चीज जाएगी वो जो मतलब 60%
जो बच्चे जिनको बार बार बताते हैं कि वो 30 साल से कम है, उनके लिए नौकरियां होंगी नहीं होंगी, वो नौकरियां होंगी तो टैक्स देंगे। हालात जो है इस मुल्क के, मेरा ख्याल है कि सारे लोगों को सोचने की जरूरत है कि कहीं इनका आखिर जो है, इनकी आखिरत नहीं, मैं कह रहा आखिर जो है बुरा ना हो जाए। मैं बिल्कुल लास्ट कमेंट मियां महमूद रशीद साहब की लाइन डिस्कनेक्ट हुई, उनसे पहले डॉक्टर अफनान साहब से लेते हैं। अफनान साहब, लोग आप ये कह रहे थे जी इनकी करप्शन की कहानी आएंगी, आज उस्मान बोजदार साहब के हवाले से तो किया तारड़ साहब ने कि 10 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन है, और लोग भी कुछ ऐसे हैं जिनकी करप्शन की चीजें जमा हो रही हैं और केसेस बनते नजर आ रहे हैं फ्यूचर के अंदर आपको? देखिए अनकरीब जो है वो और लोगों के खिलाफ भी आप देखेंगे कि जो करप्शन के मामलात हैं वो सामने आएंगे बिल्कुल। क्योंकि देखिए मैंने जैसे पहले कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये कहा कि 170वें नंबर से हम 140वें नंबर पे आ गए करप्शन में। तो ये हुकूमत करप्शन के नैरेटिव पे आई थी, तो ये करप्शन बढ़ा के गए हैं, तो जाहिर है इसका किसी न किसी को जवाब तो देना पड़ेगा कि ये कैसे जो है फराग गोगी के पास इतना पैसा आ गया, कैसे जो है उस्मान बुज़दार के पास आ गया, कैसे इमरान खान साहब की फैमिली मेंबर्स के पास अरबों रुपए आ गए। तो ये सारा यहाँ जो कैबिनेट के मेंबर्स थे वो अरबोपति हो गए एकदम से, इमरान इस्माइल अरबोपति हो गया। तो ये इस तरह के लोग जो सारे पैसे बना के बैठे हुए हैं, शहबाज गिल के पास इतना, शहबाज गिल ने अपनी बेगम के वो माफ करा लिए, वो जो अपना 1,86,00,000 रुपए के ड्यूज थे वो माफ करा लिए, उसके अलावा और बड़ी दिहाड़ियां लगाई। तो ये सारे दिहाड़ी लगा के बैठे हैं। तो हुकूमत में है ना अब, आप तो डॉक्टर साहब चीजें आनी चाहिए थी अब तक, आ रही है, हम काम कर रहे हैं उस पर, आवाम के सामने आना शुरू हो जाएंगी। आमिर गौरी साहब, ये कितना डैमेजिंग होगा, या वो कहेंगे जी ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जिस तरीके से बाकी कहते हैं? सर शॉर्टली ये आपने खुद ही कह दिया कि देखें इमरान खान उनकी पार्टी तो यही कहेगी ये विक्टिमाइजेशन है। मेरा अपना ख्याल है कि ये बड़ा ट्रिकी सवाल है। जितना टाइम इस हुकूमत के पास है और जितने जो इनके पास जो इनके लिए जो चैलेंज है, उसमें अकाउंटेबिलिटी का एक नया जो है चैप्टर खोलना, वो शायद पता नहीं कहीं पहुंचे या ना पहुंचे। लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि सादिक और अमीन का जो एक लगाया गया था उनके ऊपर, आप ये समझिए टास्क, जो टैग लगाया गया था, उसको खतरा तो है। अगर इनके साथियों के ऊपर कोई चीज प्रूव हो जाती है, और मतलब जो प्रोसिक्यूटेबल यानी साबित, ये नहीं किस तरह केस चलाना, एलिगेशन ना हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना हो, अगर कोई चीज आप कहते हैं कि साबित होती है, कड़ियां लगा के तो इनको भी लेके फिरते रहे नैब वाले, लेकिन केस एक जो है वो प्रूव नहीं कर सके 3.5 साल में। जी ठीक है। आमिर गौरी साहब, डॉक्टर अफनान साहब, मियां महमूद रशीद साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।